हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए हर्षित कचोलिया, जो पॉलिसी कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जसप्रीत बिंद्रा, जो संस्थापक हैं टेक विस्परर लिमिटेड के, और जितिन जैन, साइबर एक्सपर्ट हैं। एक तो आप तमाम लोगों से समझना चाहेंगे कि ये जो खतरा है जिसके बारे में कहा जा रहा है, एक चिट्ठी है, 350 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें एआई के गॉडफादर माने जाने वाले तक का हस्ताक्षर है। तो कितना गंभीर है ये खतरा? अगर इससे शुरुआत करें तो हर्षित कचोलिया, इस समय की जो स्थिति है, क्या इसे रेगुलेट किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जो आप बोल रहे हैं खतरा वो जायज है। अगर आप ह्यूमंस एज अ सिविलाइजेशन अगर आप देखें तो हमने 3 बड़े क्रूशल पॉइंट्स करे थे। पहला था जब हम इतिहास को समझ पाए थे और इतिहास को डॉक्यूमेंट कर पाए थे और उसको आगे बता पाए थे, अपनी कहानियों को, कि हमने कैसे चीजें बनाई है और उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो एक जानवर एक टूल बना सकता है, पर वो ये बातें आने वाली जनरेशन को नहीं बता सकता। तो हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन एक हमारा पहला जादू था जो हम सीखे थे। दूसरा था कि हम साइंसेस समझ पाए थे। हम ये समझ पाए थे कि पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है वो कैसे चलता है और उसके पीछे क्या फिजिक्स है। ठीक है, यूजीन विग्नर की एक बहुत फेमस ऐसे था, अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स इन नेचुरल साइंसेस। उन्होंने बोला था कि ये जो प्रिंसिपल्स हम समझे हैं, ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा जादू था। अब तीसरा जादू ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि युवल नोआ हरारी जो बहुत फेमस हिस्टोरियन है, कहते हैं कि जैसे लैंग्वेज है, आपका दिमाग कैसे चलता है, कॉग्निशन है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये अभी तक फिजिक्स और साइंसेस नहीं समझा पाए। तो जो एक तीसरा जादू है वो ये होगा कि ये जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे साइंसेस के, इनको आप कैसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो चीजें समझी नहीं जा सकती, लैंग्वेज, कॉग्निशन, उसमें आप कैसे अप्लाई करके पैटर्न्स समझ पाए। और अगर आप ये पैटर्न्स और प्रेडिक्शन समझ पाते हैं तो क्या उसके बाद आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो एक ह्यूमन ब्रेन या एक ह्यूमन कॉन्शियस माइंड बिना उस कॉन्शियसनेस के, क्या आप वो चीजें एग्जीक्यूट कर पाते हैं? और अगर ये हो जाता है तो ये सच में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चीज होगी, एक ऐसी चीज होगी जिसमें पर ये ट्रांसफॉर्मेशनल जो होगी तो उसके साथ खतरे क्या हैं? और ये जो चिट्ठी है जिसमें 350 लोगों ने दस्तखत किए, और जब चेताते हैं ये जसप्रीत बिंद्रा कि इससे जो खतरा है वो महामारी या परमाणु युद्ध जैसा हो सकता है, क्योंकि कोई चीज बहुत ताकतवर है तो उसका गलत इस्तेमाल या गलत हाथों में उसका इस्तेमाल काफी खतरनाक भी हो सकता है। तो ये कहा गया है कि वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए इन खतरों को कम करना। क्या इससे सबसे बड़ा खतरा आपको दिखता है एआई, अनरेगुलेटेड एआई से? नगमा जी, जैसे हर्षित ने बताया अभी कि वो साइंसेस वाली जो बात है उसमें से जो, और आपने अभी परमाणु की बात की, न्यूक्लियर की बात, अगर आप न्यूक्लियर या परमाणु एनर्जी को देखेंगे तो उसके 2 साइड, एक बहुत अच्छा साइड है, क्लीन एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग रोक सकता है न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा साइड है हिरोशिमा जैसे बॉम्ब एटसेट्रा और न्यूक्लियर मिसाइल, इस टाइप की चीजें। हर टेक्नोलॉजी जो आई, जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी लोग बहुत डरे थे उससे। पहले 5-7 साल लोग इतने डरते थे कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसके नजदीक नहीं जाते थे, क्योंकि उसका भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हर टेक्नोलॉजी के 2 साइड होते हैं, और हाँ, ये जायज है कि इसमें भी इतनी फास्ट ये टेक्नोलॉजी आई है कि हम लोगों ने अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि इसके बैड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और इसीलिए चिट्ठियां लिख रहे हैं लोग। जिन्होंने बनाई है टेक्नोलॉजी वो भी लिख रहे हैं कि इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए, और इसकी जरूर रेगुलेशन की अभी जरूरत है। सब गवर्नमेंट्स बात कर रही हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटीज, पर जो एक फर्क है इसके रेगुलेशन का, कि जैसे न्यूक्लियर का रेगुलेशन ग्लोबल हुआ था, ऐसे ही, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी का कोई बैरियर, कोई बॉर्डर नहीं देखती है। तो जैसे IAEA बनी थी, जैसे NPR, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी, ऐसे ही इस टेक्नोलॉजी के लिए हमें एक ग्लोबल रेगुलेशन करना पड़ेगा, और वो ही इसके लिए बेस्ट तरीका है इस टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करने के लिए। और इसके बहुत फायदे हैं जो हम इसमें से निकाल तो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग रोक सकते हैं। जी बिल्कुल, फायदे इसके बहुत हैं, लेकिन जिन नुकसानों के बारे में भी हमने बात की, और मैंने ये ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं, ये वही लोग, जैसा आप भी बता रहे थे, कि जिन्होंने इस तकनीक को या टेक्नोलॉजी को विकसित किया है वो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो फिर जितिन जैन, एक बड़ी चिंता या बड़ी फिक्र जो है, अब बहुत सारे इसके गलत इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे एक तो नौकरियों की बात होती रही है, पर ये जैसे जसप्रीत भी कह रहे थे अभी, और उसके पहले भी बात ये हो रही थी, हर्षित ने भी कहा कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है इसमें यह डर रहता है कि जो इंसान की जो नौकरियां हैं, जो काम इंसान करता है, उसको कहीं रिप्लेस न कर दें। ये कंप्यूटर के साथ भी हुआ, लेकिन चूंकि ये इतनी ज्यादा एडवांस और डेवलप टेक्नोलॉजी है तो इसका इस्तेमाल एक
जो राजनीतिक अस्थिरता है, जो सोशल अनरेस्ट है, उसके लिए भी हो सकता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, कैसी कैसी फेक तस्वीरें सामने आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे कल ही जो रेसलर्स प्रोटेस्ट है उसमें 2 बहनों की तस्वीर आ गई, जो बाद में पता चला कि ये फेक तस्वीरें हैं। तो आपने बयान दिया नहीं दिया, आपके बयान आ सकते हैं, आपका चेहरा कहीं लगाया जा सकता है। एक सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा घातक हो सकती है ये, अगर अनरेगुलेटेड है। नहीं नगमा, वो तो है। देखिए जो डीप फेक वीडियोस है, मशीन जनरेटेड वीडियोस, वो तो पूरे वर्ल्ड में भरमार है। जो सबसे बड़ा युद्ध इस समय चल रहा है रशिया यूक्रेन का, आपको याद होगा तीसरे दिन रशिया ने भी ये किया था। उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की का एक फेक मशीन जनरेटेड वीडियो बनाया था जिसमें वो आत्मसमर्पण की यूक्रेन के सैनिकों से अपील कर रहे थे और कहा था मैं खून खराबा नहीं जाता, हथियार डाल के अपने घरों में लौट जाएं। और वो इतनी तेजी से फैला, जब कंफ्यूजन पैदा हुआ तो एक समय, क्योंकि अमेरिकन संस्थाएं, ये फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म उनके साथ है, उन्होंने सबको प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया उस वीडियो को। मगर अगर मान लीजिए वो 4-5 घंटे नहीं पकड़ में आता और ये अमेरिकन कंपनियों का सहयोग यूक्रेन के साथ नहीं होता, तो ये पूरी संभावना थी कि आधे से ज्यादा सैनिक समर्पण करके चले जाते और युद्ध वहीं पे शायद खत्म हो जाता। तो इलेक्शन में चुनाव प्रभावित करने के लिए या सोशल अनरेस्ट पैदा करने के लिए, फेक वीडियोस बना के दंगे भड़काने के लिए, ये सब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और ये पिछले 2-3 साल से हो भी रहा है। नौकरियां भी हो सकता है कई चली जाएंगी, हाई स्किल नौकरियां आ जाएंगी। हो सकता है इसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए, साइंस के लिए किया जाए, जो चीजें हम नहीं समझ क्या पाए। लगता है आपको? खतरा ये नहीं है नगमा, खतरा आप एक चीज को समझिए, जिस एआई को आप और हम समझ रहे हैं वो है जो आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। इसको बनने में पिछले 5 से 10 साल लग गए। जिन व्यक्तियों ने चिट्ठी लिखी है वो आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, जो रिसर्च चल रही है, वो भी देख चुके हैं। आप जो डीपफेक वीडियो देख रहे हैं, जो मशीन जनरेटेड एआई का जो चैट GPT-4 है, वो बनाने में 10-15 साल उसको डेटा पे ट्रेन होने के लग गए। तो जिन व्यक्तियों ने उसके जनक हैं, जिन्होंने जन्म दिया या जिसने उसकी रचना करी है, वो आने वाले 10 साल भी देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो कह रहे हैं खतरा है, एलन मस्क जैसे लोग कह रहे हैं जो खतरा है, तो खतरा तो है। तो फिर इसलिए है कि जो आप एक कृत्रिम दिमाग बनाना चाह रहे हैं, अमानवीय दिमाग, वो दिमाग जो शायद हम सभी के दिमागों का मिश्रण करके एक सुपर, आप उसको ब्रेन आप कह लीजिए, कलेक्टिव उसके अंदर होगा, पर उसके अंदर मानवीय चेतना नहीं होगी। सही और गलत कुछ समझने परखने की क्षमता नहीं होगी। तो जब ह्यूमन इमोशंस नहीं होंगे तो वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करेगा। अगर ऑटोमेटेड वेपनाइज रोबोट्स हैं तो वो 1000-10 लाख आदमी को मारने से पहले भी नहीं सोचेंगे। और आखिरी बात नगमा मैं आपसे कहूंगा, जिस चीज के खतरे की आप भविष्यवाणी तक भी नहीं कर सकते, जिस आने वाले कल को आप नियंत्रित भी नहीं कर सकते, वो दिमाग जो शायद आप सभी के दिमाग से तेज चले, आपसे आगे निकल जाए, तो मुझे लगता है ये जो ग्लोबल अपील है, मुझे लगता नहीं ये कामयाब साबित होगी। उसका रीजन ये है कि जिन देशों ने 15 साल से इसके ऊपर काम करा, अब उसके रिसर्चर्स पे अपील कर रहे हैं। मुझे लगता है चाइना या रशिया जैसे देश, वहां काम करने वाले लोग, क्योंकि उनके लिए ये एक मौका है यूरोप या अमेरिका से आगे निकल जाने का। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस पर कोई कंसेंसस नहीं होगा इसको रेगुलेट करने के लिए। और दूसरी बात, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, जिन कंपनियों में वो काम कर रहे थे, गूगल, डीप माइंड या AI या अमेजॉन, इनमें से कोई कंपनी इस चिट्ठी की सिग्नेटरी नहीं है। ये सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिखी गई हैं। ये कंपनियां अपनी रिसर्च अभी भी जारी रख रही हैं। मेटा सिग्नेटरीज की नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि लक्ष्य के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो सकता है AI आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके पास वो ह्यूमन कॉन्शियस नहीं है। अब आखिरी बात आप तमाम लोगों से जानना चाहूंगी एक संक्षेप में, हर्षित, क्योंकि इसको रेगुलेट करने की बात है, क्या इसके ऊपर एक कंसेंसस, जिसकी ओर अभी बात कर रहे थे जितिन जैन, बन सकता है? क्योंकि जो एडवांस्ड कंट्रीज है, फिर ये लगेगा वो अपने आप में इसको सीमित कर लेंगी, जो दूसरे देश है वो तैयार नहीं होंगे, कुछ लोगों तक ही ये टेक्नोलॉजी सीमित हो जाएगी। तो क्या समस्या है इसको रेगुलेट करने में? मेरे हिसाब से, मैं एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जो जितिन जी ने बात करी है वो बहुत जरूरी है। अब आप ये समझिए कि हमको ये समझ में आ गया है कि रेगुलेशन जो है AI का, वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो जो मॉडल्स हैं जो चाइना से निकल के आ रहे हैं या फिर जो बाकी देशों से निकल के आ रहे हैं, वो शायद उसका गलत इस्तेमाल करें। ये बात हम सब समझ चुके हैं। तो हमको रेगुलेशन AI का करने के लिए जरूरी है, बट हमको जो दूसरी चीज समझनी है वो ये है कि सिर्फ AI का रेगुलेशन नहीं, AI के लिए रेगुलेशन करना भी जरूरी है। नॉट रेगुलेशन फॉर AI बट ऑफ AI। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो चीन, US, यूरोप जैसे देशों में बनेंगे। क्या इंडिया वापस एक इनोवेशन का बस मिस करेगा, या क्या इंडिया ऐसी AI मार्केट रेगुलेशन के लिए ऐसी बना सकता है जहां पे छोटे छोटे मॉडल्स इंडिया के अंदर इनोवेटिव तरीके से बनते? और इसमें मैं बस एक बात जोड़ना चाहूंगा, हमारे जो इंडिया स्टैक है, जो इंडिया ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसने एक चीज ये समझाई है कि आप चीजों को रेगुलेट करने के साथ साथ उनके साथ इनोवेशन भी कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी चीज को हाँ रेगुलेट करते हैं जी तो आप उसके ऊपर इनोवेशन नहीं कर सकते। तो जो डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है, आप अगस्त में देखेंगे ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। जैसे इंडिया ने आईडी और पेमेंट्स के लिए एक चीज बनाई है, वैसे डेटा के लिए भी, जिसके आप डेटा फ्लो कर पाए, उसका इनोवेशन और रेगुलेशन दोनों साथ में कर पाए, ताकि ये जो मॉडल्स हैं ये ना ही रेगुलेटेड हो बट ये इंडिया में बने, ताकि इसका इनोवेशन इंडिया में हो, वो तैयार हो जाएगा। और ये ठीक जो है, चीज है, इनोवेशन और रेगुलेशन दोनों साथ साथ होना चाहिए। आप जी जसप्रीत जी, ये जो ट्रीटी की बात इन्होंने कर दी है, आपसे आखिरी सवाल कि ये जो है ये ट्रीटी अगर होती है तो ये भी संशय है कि फिर से वो कुछ चुने हुए एडवांस देशों के हाथ में तमाम चीजें रहेंगी और बाकी देश इसके लिए क्यों तैयार हों? देखिए, ये पहली टेक्नोलॉजी है अभी तक जिसमें टेक्नोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि इसको रेगुलेट करो। अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं, सिटीजन्स कहते हैं, सिविल सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज, पहली बार जिन्होंने बनाया है वो कह रहे हैं रेगुलेट करो। इसीलिए इसका रेगुलेशन की तरफ जो मूवमेंट जो है, जो मोमेंटम है, वो शुरू हो गया है और आई थिंक रेगुलेशन इस पे होगा। नाउ ये डेंजर है, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे अब G7 की मीटिंग हुई, उसमें 3 मुद्दों को लिया गया, यूक्रेन, चाइना और AI। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, सिर्फ G7 रेगुलेट नहीं कर सकता, चाइना है, रशिया है, इंडिया है। मुझे लगता है फाइनली कि इस टाइम पे इंडिया की ये अपॉर्चुनिटी है G20 का लीडरशिप लेके कि एक न्यूट्रल टाइप का कंट्री इसकी रेगुलेशन की लीडरशिप ले, तो ये पूरे वर्ल्ड को यूनाइटेड रेगुलेशन हो सकता है, रादर देन सिर्फ एडवांस कंट्रीज या चाइना। जी, सिर्फ एडवांस कंट्रीज या चाइना नहीं, बल्कि जो न्यूट्रल देश दिखते हैं वो इसके रेगुलेशन की एक तरह से लीडरशिप ले सकते हैं। रेगुलेशन की जरूरत है, लेकिन रेगुलेशन में भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।